हाय एवरीवन, मेरा नाम है देवटैन गुड़िया। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पीई में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली डायरेक्टली टॉपिक से उठा के पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आप PYQs कर लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो, तो पूरा चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है और उन्हीं से क्वेश्चंस रिपीट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स विद एग्जांपल। जो न्यूटन के लॉ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों कभी ना कभी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो तीनों को हम देखेंगे। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा है लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड तीसरा है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल रखी हुई है, तो जब तक आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स, मान लेते हैं आप किक करोगे इस पे आके, जब तक आप किक नहीं करोगे तब तक वो रेस्ट पे ही रहेगी। और अब क्योंकि ये मूवमेंट में आ गई है, तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी वो मूव ही करती रहेगी। एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या लगेंगी इस पे? एक तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगी, मान लेते हैं, फिर आप यहाँ पे पैर से इसको रोक देते हो, तो ये भी एक एक्सटर्नल फोर्स हो गई जिसके कारण अब ये रुकेगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड है लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो ये हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस पर फोर्स जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मास से। एग्जाम्पल आपको स्पोर्ट्स का देता हूँ। मान लेते हैं आप एक जेवलिन को थ्रो कर रहे हो, तो जितना ज़्यादा आप फोर्स उस पर लगाओगे उतना ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन होगा, उतने दूर वो जाके लैंड करेगा। एक और एग्जांपल मान लीजिए कोई एक वेट लिफ्टर जो कि वेट उठा रहा है। अब वेट का मास जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा उसका वेट होगा, उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स उस पर एक्सर्ट करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको उठाना। ऐसे ही आप अपने मन से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। थर्ड लॉ, पूरे इंडिया का सबसे फेवरेट लॉ, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल भी आप चाहो तो कितने भी मन से दे सकते हो। शूटिंग का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप क्रिकेट का, फुटबॉल का, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो। दो एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं आप दौड़ रहे हो, तो जितना फोर्स आप जमीन पर लगाओगे उतना ही तेज आप दौड़ पाओगे, क्योंकि वो फोर्स आपके ऊपर भी लग रहा है। सेम स्विमर जब पानी को धक्का देता है तो उसके ऊपर भी फोर्स लगता है, जिसके कारण वो आगे तैर पाता है। वॉट इज फ्रिक्शन, वाई इज इट कॉल्ड नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो हमें मोशन को रेजिस्ट करने का, उसको अपोज करने का काम करती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया। फुटबॉल जब मूवमेंट में होती है तो अपने आप फ्रिक्शन के कारण रुक जाती है, क्योंकि ग्राउंड से उसको फ्रिक्शन लगता है। अब यहाँ पे दो डेफिनेशन मैंने डाल दिए। पी में अगर आप डायरेक्ट डेफिनेशन लिख के आ जाते हो तो उसका ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। फ्रिक्शन के टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो इसलिए हम आगे एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखने वाले हैं। अब दिस इज कॉल्ड नेसेसरी इविल, क्योंकि एक तरफ ये हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है, दूसरी तरफ ये हमें कई तरीकों से हार्म भी करती है। उसको हम अगले क्वेश्चन में देखने वाले हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। ये एक जगह पे मैंने सारे बुलेट पॉइंट्स डाल दिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ये आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। अब हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। सबसे पहले ग्रिप। आपको क्रिकेट में बैट में अच्छी ग्रिप चाहिए, आपको टेनिस में रैकेट में अच्छी ग्रिप चाहिए, ताकि वो हाथ से छूटे ना। फिर ट्रैक्शन। जब आप खड़े होते हो, आप मूव कर रहे होते हो, तो सरफेस से भी आपके ऊपर, आपके शूज में, आपके पैर में फ्रिक्शन लगता है, वो आपको हेल्प करता है क्विकली मूव करने में, चलने में, दौड़ने में। ऐसे ही इंजरी प्रिवेंशन। जब फ्रिक्शन लगता है तो उसके कारण आप स्लिप नहीं होते हो, आप फिसलते नहीं हो, जो आपको हेल्प करता है अलग अलग स्पोर्ट्स में और हमारी डेली लाइफ में भी। स्पोर्ट्स में हम स्पेशलाइज शूज़ पहनते हैं ताकि फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ जाए और स्लिप होने की चांसेस कम हो जाए। फिर ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स। अगर आपको दौड़ना है तो आपको ज़मीन में फोर्स लगानी पड़ेगी। वो फोर्स तभी लगा पाओगे जब सरफेस में फ्रिक्शन होगा। अगर एकदम स्लिपरी सरफेस होगा तो आप फिसल जाओगे, आप दौड़ ही नहीं पाओगे। फिर बॉल कंट्रोल। बॉल कंट्रोल, जैसे कि फुटबॉल में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉल इधर उधर जाने लगेगी, बॉल अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाएगी, आप ड्रिबल वगैरह नहीं कर पाओगे। ऐसे ही टेनिस में, बास्केटबॉल में, हर जगह पे जहाँ पे भी बॉल ज़मीन से टच हो रही है वहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण आप बॉल को कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर सरफेस में फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। हीट जनरेशन, इसका एक बहुत रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। जब आप टग ऑफ वॉर खेलते हो और रस्सी खिंचती है तो कितना ज़्यादा हीट जनरेशन होता है फ्रिक्शन के कारण, जो कि आपको डिस्कम्फर्ट देता है, जो कि आपको इंजरी भी प्रोवाइड कर सकता है। सरफेस डैमेज। जिस भी सरफेस पे आप दौड़ोगे, कोई भी चीज़ रब करेगी वहाँ पे डैमेज होगा। ऐसे ही इक्विपमेंट वेयर एंड टेयर। फ्रिक्शन के कारण ही जितने हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जूते हैं, कोई भी इक्विपमेंट हमारा स्पोर्ट्स का है, वो ख़राब होता है। इसके बाद एनर्जी लॉस। मान लेते हैं आप साइकिल चला रहे हो, तो जो सरफेस, अगर सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। अगर हवा निकल गई साइकिल की तो आपकी भी हवा निकल जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके दो रीज़न है।
एक आपको समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आएगा, और दूसरी बात कि जब आप एग्जाम में लिखने बैठोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि 2 ही एग्जाम्पल याद थे वही याद कर रहे हैं। आपको हज़ारों एग्जाम्पल याद आएंगे, जो मन में आएगा वो लिख दीजिएगा। फिफ्थ है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इंजरी। तो अभी हमने देखा था कि भाई स्लिप नहीं होते हैं, तो फ्रिक्शन हमें एक तरीके से हेल्प भी करता है इंजरी प्रिवेंट करने में। और दूसरी चीज़ है, जहाँ पे भी फ्रिक्शन होगा वहाँ पे इंजरी की भी चांसेस है। मान लीजिए आप टैकल कर रहे हैं किसी को फुटबॉल में, या फिर आप क्रिकेट में रन बचाने के लिए डाइव मार रहे हैं, तो छिल सकते हो आप, आपको इंजरी हो सकती है फ्रिक्शन के कारण। वैसे हो सकता है आपको लगे कि सारे तो टॉपिक कवर कर रहे हो, छोड़ क्या रहे हो। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर ही थोड़ा ऐसा है, इसमें सारे टॉपिक थोड़े इंपॉर्टेंट्स हैं। हर एक टॉपिक से हमें क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिल चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन सभी टॉपिक्स को देखना। लेकिन हर चैप्टर की वीडियो में ऐसा नहीं होने वाला है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। हर वो जगह जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। मान लेते हैं एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है। फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मान लेते हैं एकदम टिल्ट बहुत ज़्यादा था, अब ये नीचे की तरफ मूव करने लगा, फिर भी एक फोर्स है जो इसके मूवमेंट को रेजिस्ट कर रही है, वो है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्पोर्ट्स में स्कीइंग अगर आप कर रहे हो तो आप एक टाइम के बाद रुक जाओगे स्कीइंग में, वो क्योंकि वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, और जिस जगह पे आप स्टेशनरी हो गए वो वहाँ पे हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर रोलिंग फ्रिक्शन, हमारी जो फुटबॉल है, हमारी जो क्रिकेट बॉल है, हमारी कोई भी बॉल है, वो रोल करते हुए रुक जाती है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पे अप्लाई होता है। फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन जब वाटर या फिर एयर के कारण अप्लाई होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। इसका भी एग्जांपल आप दे सकते हो, स्काई डाइविंग हो गया, या फिर डाइविंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जहाँ पे भी एयर की तरफ से फ्रिक्शन लग रहा है या फिर वाटर की तरफ से फ्रिक्शन लग रहा है, वो हो गया हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। अब एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि भाई डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो डायनेमिक फ्रिक्शन कुछ अलग नहीं है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन को मिला के ही हम डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में मोशन नहीं होता है और स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन दोनों में ही मोशन होता है, जिसके कारण इसको हम बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। What are two types of equilibrium? दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोनों को हम देखेंगे। स्टैटिक यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहेगा। स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मेन अंतर बस इतना ही है कि जो ऑब्जेक्ट है एक में रेस्ट पे है, एक में मूविंग है। बाकी जो डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, यानी कि अगर आपका मान लेते हैं आप एक जगह पे खड़े हुए हो, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सरफेस से एकदम बीचों बीच है, तो ना आप आगे गिर रहे हो ना आप पीछे गिर रहे हो, आप एकदम स्टेबल खड़े हुए हो, तो आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो। यहाँ पे अगर आप पे फोर्स लग भी रहा है तो दोनों तरफ से इक्वल लग रहा है या फिर ऑपोजिंग एंड से इक्वल लग रहा है, तो आपका मूवमेंट जीरो है, आप पे नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो जीरो है, तो यहाँ पे आप हो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके बारे में हम आगे एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वहां पे हम और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि जिम्नास्ट है, वो खड़ा हुआ है स्टेबल, हैंड स्टैंड कर रहा है मान लेते हैं वो, तो भी यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम लग रहा है। डाइविंग के लिए अगर आप एक जगह पे स्टेबल खड़े हो डाइव करने के पहले, तो वहां पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम लग रहा है। अब हम देख लेते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी याद रखिएगा जो नेट फोर्स है वो जीरो ही है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉलिंग रैंप पे बॉलिंग जो बॉल होती है उसको आपने थ्रो कर दिया, अब इसने एक स्पीड अटेन कर ली है और उसी यूनिफॉर्म स्पीड पे लीनियर पाथ पे बॉल चले जा रही है, तो यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके बाद अप्लाई नहीं हो रही है। तो अंतर बस इतना है, वो स्टैटिक ही है यहाँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक जो स्पीड अटेन हो चुकी है उसी एक्सेलरेशन पे वो चीज़ चले जा रही है, उस पर एक्सेलरेशन ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हो। तो बॉलिंग बॉल का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। तो ये हमें हेल्प करता है मूवमेंट के टाइम पे स्टेबिलिटी को समझने के लिए, मूवमेंट के टाइम पे बैलेंस को समझने के लिए, और ये हमारे एथलीट्स को हेल्प करता है अपने स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। एक्सप्लेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसके अराउंड एक ऑब्जेक्ट बैलेंस करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सीसॉ। सीसो में अगर दोनों तरफ कोई वेट नहीं है तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है एकदम सेंटर पॉइंट ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो। मान लेते हैं अगर सीसो के एक साइड अपन ने थोड़ा वेट रख दिया तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर हम थोड़ा हाई ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपवर्ड शिफ्ट होता है, अगर हम लो जाते हैं तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। जब हम लो रहते हैं तो ये हमें स्पोर्ट्स में बैलेंस और स्टेबिलिटी और एजिलिटी में हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा क्विक मूवमेंट कर पाओ, बैलेंस्ड रहो, तो आप थोड़ा सा लो चले जाओगे ताकि आप स्टेबल रहो। ऐसे ही जिम्नास्टिक्स में हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेट लिफ्टिंग में आप चाहते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप समझो ताकि आप स्टेबल रहो, आप आगे पीछे गिरो ना।
ऐसे ही इक्विपमेंट्स बनाते समय, चाहे बाइसिकल आप बना रहे हो, चाहे आप कोई स्नोबोर्ड बना रहे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अच्छे से प्लेस करना बहुत क्रूशियल होता है ताकि वो अच्छे से यूज़ किया जा सके स्पोर्ट्स में। वॉट इज प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हवा में फेंकते हो तो वो हो गया प्रोजेक्टाइल। इसके एग्जाम्पल बॉल हो गया, शटलकॉक हो गया, जेवलिन्स हो गया, डिस्कस हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी स्पोर्ट में जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में फेंका जाता है या किक किया जाता है, चाहे वो बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, बेसबॉल हो, या फिर कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एथलीट्स और कोचेस के लिए समझना कि कैसे प्रोजेक्टाइल अलग अलग जगहों पे चेंज हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जेवलिन सही से थ्रो करना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका एंगल होना चाहिए, किस तरीके से हमें फेंकना है। तो प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स में। तो सारे हम फैक्टर्स देख लेते हैं जो हमारे प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को सबसे फारदेस्ट भेजना है, मान लीजिए जेवलिन थ्रो अगर आप कर रहे हैं, तो आपको 45 डिग्रीज पे थ्रो करना चाहिए ताकि वो फारदेस्ट जाए। ऐसे अगर आप एकदम ऊपर फेंकेंगे तो वो वहीं पे गिर जाएगा, एकदम नीचे फेंकेंगे 45 से जितना नीचे फेंकते जाएंगे उतना शॉर्ट डिस्टेंस वो कवर करेगा। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जितनी ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे उतना ज़्यादा फार डिस्टेंस वो कवर करेगा, जितना कम लगाएंगे उतना कम डिस्टेंस कवर करेगा। एयर रेजिस्टेंस, ये गोल्फ में, जेवलिन में, डिस्कस में एयर रेजिस्टेंस की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस रहेगा, जितना ज़्यादा एयर अपोज करेगी वहाँ पे, उतना ज़्यादा डिस्टेंस कम होता जाएगा, और एयर रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट दूर जाएगा। तो ये गोल्फ जैसे स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एल्टीट्यूड, अगर आप हाई एल्टीट्यूड में हैं तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कम होता है, जिसके कारण जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करता है। फिर ग्रेविटी, जो भी हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ये जो हमारा शेप बनता है ये ग्रेविटी के कारण बनता है, तो इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में। स्पिन, आपने सुना होगा जब क्रिकेट में बॉल को स्पिन करके फेंकते हैं या फिर किसी भी फुटबॉल को आप स्पिन करके लात मारते हो तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज होता है, जो पाथ है वो चेंज होता है। तो स्पिन को समझना भी स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग स्पोर्ट्स में इसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। मास एंड साइज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, आप अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो वो एयर से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन एक लाइट ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो एयर के कारण बहुत जल्दी रुक सकती है। तो मास से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, साइज से भी फर्क पड़ता है कि प्रोजेक्टाइल कितने दूर लैंड करेगा, कितने कम डिस्टेंस को कवर करेगा। मेंशन एनी 5 वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, और इसलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। तो आप देख लेते हैं फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ल्यूब्रिकेंट करके, ऑयल लगा के, ग्रीस लगा के आप ल्यूब्रिकेट कर दोगे सरफेस को तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। पॉलिशिंग भी रफनेस को कम कर देती है सरफेस के, इसलिए आप पॉलिश कर देते हो अगर सरफेस को तो सरफेस चिकना हो जाता है, वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। रिड्यूसिंग कॉन्टैक्ट एरिया, हमने एक फ्लैट टायर का एग्जांपल देखा। अगर आप साइकिल का फ्लैट टायर चलाओगे तो कितना ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है, उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप हवा भर दोगे या फिर एक थिन टायर यूज़ करोगे तो फ्रिक्शन कम होगा क्योंकि कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा। यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, जहाँ पे भी ऐसा रोटेशन करना है अगर आप वहाँ पे बॉल बेयरिंग्स लगा देते हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फिजिट स्पिनर्स। वो इसलिए इतनी देर तक घूम पाते हैं क्योंकि वहाँ पे बॉल बेयरिंग लगा रहता है, जिसके कारण फ्रिक्शन रिड्यूस किया जाता है। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, एयर को पास कराते हैं सरफेस के बीच से ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन को कम किया जा सके। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो एयर हॉकी होता है, जो टेबल पे खेला जाता है। एयर प्रेशर से वहाँ पे फ्रिक्शन को कम किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये जो पूरा वीडियो है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।